Hello students, today we are going to discuss SN2 mechanism. So as we have already discussed SN1 mechanism in the last topic, so now we are going to discuss SN2 mechanism. SN2 like SN1, it is substitution nucleophilic second order. Second order means the reaction will follow second order kinetics. So SN2 reaction, this is generally shown by primary, secondary, allylic, benzylic halides. प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एलाइड्स. अब देखो SN जो वन मैकेनिज्म था वो भी एलाइलिक और बेंजाइलिक एलाइड्स शो कर रहे थे, तो ये अपन लेटर ऑन देखेंगे टर्शियरी अल्काइल एलाइड्स के अंदर ना के बराबर SN2 मैकेनिज्म लगेगा. अब ये दिस मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. SN2 mechanism is a single step process because SN1 mechanism was the single two-step process. That was in first is the formation of carbocation and second is the formation of CNU bond. अब देखो सिंगल स्टेप प्रोसेस के अंदर इसमें क्या होगा कि जैसे ये मान लो अपने पास एक एल्काइल एलाइड है CH3 CH2X. X कोई भी हेलोजन है यहाँ पे अपने पास. अब ये प्राइमरी एल्काइल एलाइड है, तो प्राइमरी एल्काइल एलाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अब न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसमें फ्रंट साइड से यहाँ से क्या होंगे, इसमें रिपल्शंस होंगे. तो इसकी टेंडेंसी होगी वो इस कार्बन के एटम के ऊपर बैक साइड से अटैक हो. दिस इज बैक साइड अटैक. तो जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स CH2 this pentavalent ट्रांजिशन स्टेट. ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन गया. इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे, एक बॉन्ड 2 3 और 2 हाइड्रोजन के साथ 5 बन गए. तो ये क्या होगा, दिस इज अनस्टेबल. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक. सो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डोनेट करेगा और ये X जो है ये अपना माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके सेपरेट आउट हो जाएगा. तो इसमें क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल Nu CH2 CH3 प्लस X नेगेटिव. तो देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया है. अटैक अकर्स फ्रॉम बैक साइड. सो क्यों, बिकॉज रिपल्शंस बैक साइड से क्या होंगे, रिपल्शंस आर लेसर. अब देखो ये तो था अपने पास कि कोई भी, जैसे यहाँ पे जनरल कार्बन था. अब मान लो अगर इसके अंदर किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन जैसे अपन बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमने मोर प्रायोरिटी ग्रुप को कंसीडर कर लिया. Br CH3 मतलब जिसमें सारे ग्रुप्स अटैच्ड हो वो अलग अलग हो. देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है यहाँ पे और इसको सेकेंडरी कार्बन भी बोल सकते हैं. अब इसके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मान लो Cn-, तो Cn- इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट तो अपने पास ये इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. Br और यहां से बैक साइड से इसमें कौन अटैक कर देगा, Cn. अब ये देखो ये जो कार्बन बन गया, ये कार्बन इज स्टिल नाउ इट इज पेंटावेलेंट कार्बन एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. अब इसमें क्या होगा, Br- तो अलग हो जाएगा. न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, Cn ने बैक साइड से, क्योंकि इसके अंदर बैक साइड से रिपल्शंस कम होंगे.
फ्रंट में बी आर माइनस है, उसके ऊपर कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर में और न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शंस, तो उसकी वजह से बैक साइड से उसने अटैक किया। अब वो क्या बन जाएगा इसमें, CS3। अब देखो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी अपनी, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से ये जो बनेगी दिस इज इन्वर्टेड होगी। देखो जैसे इसके अंदर अपन फर्स्ट इसको एटॉमिक नंबर मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 के बाद ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो 2 3, तो 1 2 3 एरो लेके जाएंगे, तो 1 2 3 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हाइड्रोजन ये जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है डैश पे, तो उसका उल्टा कर देंगे, तो अपना आंसर आ गया इसमें आर। अब इसमें देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इसमें सी है, तो ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2, तो इसमें कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, और इसमें मोस्ट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, डैश के ऊपर है, तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अपन डी और एल की टर्म्स में अगर निकालना चाहें तो ये आ गई डी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपनी क्या होगी, एल, मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगी, डी, ये डी है तो ये क्या हो जाएगी, एल। ये डी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के ऊपर, ये जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश के ऊपर है, तो उसके केस में हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको हमने एल कंसीडर कर दिया। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। जैसे SN1 मैकेनिज्म में था कि उसमें रिटेंशन भी हो रहा था और इन्वर्जन भी हो रहा था, मतलब ओवरऑल रेसिमाइजेशन इज अकरिंग बिटवीन द SN1 रिएक्शंस। इसमें इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन तभी होगा SN1 रिएक्शंस के आइडेंटिकल लाइक कि जब इसमें किरिल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो इन्वर्जन, और इसमें 100% इन्वर्जन हो गया, 100% इन्वर्जन, तो इसको हम वाल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं, और अम्ब्रेला इन्वर्जन। बिकॉज इसमें फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा। अब देखो उसके अंदर तो SN1 रिएक्शंस के अंदर अपने पास जो इंटरमीडिएट बन रहा था, तो SN1 रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट तो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ रीएजेंट, क्योंकि ये जो रीएजेंट अपने पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो ये इजीली अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि Cn- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, नेगेटिव चार्ज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू अ न्यूट्रल एटम। सो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, सो 1 + 1 2, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब उसमें हमने बोला था कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन, क्योंकि सॉल्वेशन हो रहा था उसके अंदर। सॉल्वेशन का मतलब होता है जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था वो किससे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड हो रहा था, तो मतलब मोर स्टेबल बन रहा था। लेकिन इसके केस में क्या होगा, उनकी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, बिकॉज इसके अंदर सॉल्वेशन नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है। सो हियर पोलर aprotic solvent is used because it do not solvate it do not solvate a nucleophile to a greater extent, उस न्यूक्लियोफाइल को वो सॉल्वेट नहीं करेगा, hence it increases the nucleophilicity।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, इट डज नॉट सोलवेट द न्यूक्लियोफाइल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, उसको ज्यादा एक्सटेंट तक उसके चारों तरफ सोलवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो उसमें स्टीयरिक क्राउडिंग से उसके चारों तरफ उसको कम घेरेगा, किसको, न्यूक्लियोफाइल को। इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को इजीली डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब जो CH जो X हैलोजन है उसके बाहर निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे और रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट इन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। फिर जैसे कि SN1 रिएक्शंस में बोला था हमने कि इसकी जो कंडीशंस है उसमें ये बोला था कि हमने जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटायन के अंदर स्टेबलाइजेशन हो रहा था, अब इसमें क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की व्याप पे जैसे हमने यहाँ पे बोला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें क्या था, पोलर, यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 में क्या यूज किया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। सो अब देखो कैसे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इन्वर्जन जो इसके अंदर होगा, तो जैसे कि इन्वर्जन हो रहा है तो ये जो ग्रुप अलग हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप। तो उसके अंदर भी हमने यही केस स्टडी किया था कि लिविंग ग्रुप बेटर होगा तो एक्सटेंट ऑफ SN1 विल बी हायर। तो सेम कंडीशन इसमें एप्लीकेबल है कि बेटर इज द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा तो एक्सटेंट ऑफ SN2 मोर, SN1 में भी मोर ही होगा। जैसे अपने पास है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, तो I माइनस क्या हो गया इसके अंदर, बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे उसमें लास्ट उसके अंदर टॉपिक में डिस्कस किया था हमने ट्रिपलेट आयंस, टोसलेट आयंस, तो जो लिविंग ग्रुप बेटर होगा उसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि जो एनायन जो है जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा छोड़ने के बाद, देखो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बन रहा है छोड़ने के बाद नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल, ये नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी दिस इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल है तो ये मतलब उसको छोड़ के जल्दी से नहीं जाएगा। तो I माइनस है, I माइनस की साइज बड़ी है तो बॉन्ड वीकर हो जाएगा तो वो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो कंडीशन, तो एक कंडीशन हमने पढ़ी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। अब देखो कि इसके अंदर जो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक कर रहा है, दिस न्यूक्लियोफाइल CN माइनस लेस हिंडर्ड साइट, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 is inversely proportional to steric hindrance। स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बल्कीनेस की वजह से रुकावट डालना रिएक्शन में, तो जो बल्की ग्रुप होंगे तो उसके अंदर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अंदर उसमें क्या थी रिएक्टिविटी, SN1 में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 increases in case of allylic benzylic halides because of resonance। जो SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस विद द कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे उसके साथ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो कैसे, अपने पास ये एलाइल है, CH2X, अब इसके ऊपर अपने पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा NU नेगेटिव, तो बैक साइड से अटैक करेगा। अब बैक साइड से अटैक करेगा तो हम क्या बना सकते हैं इसके अंदर इंटरमीडिएट CH2 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है और जो X है तो X इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग होगा, तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इस डबल बॉन्ड के साथ किस में पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में। तो जब इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इसकी साइड में मूव करेगा यहाँ पे, तो ये इसकी साइड में मूव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस विद द सी डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ स्टेबल होगा, इसलिए एलाइलिक हैलाइड्स स्टेबल होंगी। अब देखो ऐसे ही बेंजाइलिक है अपने पास, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास बेंजाइलिक हैलाइड है। तो इस जैसे Br कंसीडर कर लिया है हमने बेंजाइलिक, अब इसके अंदर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बन जाएगा इसमें? अब देखो न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव, Br पे पार्शियल नेगेटिव, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो गया तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, इसकी साइड में शिफ्ट होगा। सो मींस दिस इज आल्सो स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो अब सबको कंपाइल करना चाहें अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को, तो देखो कैसे कर सकते हैं कि इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इसमें 3 ही बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे। तो सबसे ज्यादा तो कौन सी स्टेबल रिएक्टिव होगी? बेंजाइलिक हैलाइड्स CH2X, उसके बाद SN2 के लिए रिएक्टिविटी एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2X, उसके बाद CH3X CH3 CH2X CH3 और ट्वाइस CHX, और सबसे कम टर्सरी हैलाइड्स देंगे एक्टिव। ये क्यों है मोर रिएक्टिव? ये SN1 के लिए भी थी क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा था और इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव है वो रेजोनेंस के अंदर स्टेबलाइज्ड है इसके साथ, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन रिएक्टिविटी SN2 increases if a heteroatom with lone pair is attached to alpha carbon. Reactivity towards SN2 increases if a heteroatom with lone pair is attached to alpha carbon. एक अल्फा कार्बन के साथ वो हेटेरोएटम अटैच्ड है। देखो कैसे कि अपने पास मान लो एल्काइल हैलाइड ये है, ये सॉरी CH2O, ये हेटेरोएटम हो गया जिसके ऊपर लोन पेयर है CH2, और ये एल्काइल हैलाइड है Br। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि फ्रंट साइड से यहाँ से रिपल्शंस होंगे, यहाँ से लेस रिपल्शंस होंगे। तो ये जब इस साइड से अटैक करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा? CH3O। अब ये जो O है इसके ऊपर लोन पेयर है और ये जो CH2 है इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया अपना और ये Br है। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, वही इनके ऊपर दोनों पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये इस लोन पेयर के साथ किस में? कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन में है तो ये लोन पेयर इधर मूव करेगी, मींस दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी अपने को एल्काइलिक हैलाइड्स किस तरीके से है। तो नेक्स्ट देखो जैसे इफ C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, किस तरीके से? जैसे ये है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 Br। अब देखो वो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस CH2 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये जुड़ गया इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल और ये Br।
पार्शियल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो मींस इसके अंदर भी क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो जहाँ पे भी रेजोनेंस की कंडीशन लग जाएगी तो उसके अंदर फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसके टुवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग SN2 मैकेनिज्म। कॉन्फ़िगरेशन, अगर केरियल कार्बन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन होगा कंडीशन। फिर न्यूक्लियोफिलिक, जैसे उसके अंदर ये था SN1 रिएक्शंस में कि वीकर न्यूक्लियोफाइल और लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मोर इज द रिएक्टिविटी। इसके अंदर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा एंड मोर शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसमें सॉल्वेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही थी, किसमें, SN1 में, और इसमें सॉल्वेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, इसमें सॉल्वेशन कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें ज़्यादा हो रही है। तो वो दोनों के लिए बोल सकते हैं हम कि SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल और लेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो था SN1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था, तो न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब SN2 रिएक्शंस जो होंगी, SN2 रिएक्शंस में क्या होंगी, इसमें तो वीक न्यूक्लियोफाइल है और SN2 रिएक्शंस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और मोर शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है SN2 के केस में इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। तो मतलब रिएजेंट क्या हो गया अपने पास, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक फाइल की भी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और वो ज्यादा कब होगा, जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि उस केस में सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और SN1 में सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा। और उसमें जो न्यूक्लियोफाइल की अटैक होती है SN1 रिएक्शंस में, वो केवल होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो फर्स्ट स्टेप इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो हम स्लोएस्ट स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शंस। नाउ जैसे SN1 रिएक्शंस के बाद हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शंस। देखो RCH2X ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर R के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और Mg पे पॉजिटिव, तो X पे नेगेटिव R पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा अपने पास RCH2R प्लस MgX2 बाहर हो जाएगा, तो RCH2R मतलब क्या बन गया अपने पास, एल्केन। CH2 इस तरीके से अनसैचुरेटेड पार्ट ले लिया हमने एल्काइल ग्रुप में, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा इसमें RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgX2, तो ये क्या बन गया इसके अंदर एल्कीन। इस तरीके से एल्कीन्स भी बना सकते हैं। ऐसे ये सोडियम एल्कालाइल ले लिया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CH2R प्लस यहाँ पे NX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद एक्वस KOH, एक्वस मतलब बहुत सारा पानी और बहुत कम बेस, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस KX क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। यहाँ पे KOH एक्वस होना चाहिए, अगर ये KOH एक्वस नहीं लेंगे, अल्कोहलिक KOH ले लिया या कंसंट्रेटेड KOH ले लिया, तो इसमें एलिमिनेशन के भी चांसेस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर SNI मैकेनिज्म, क्योंकि एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट।
NaSH, इसमें क्या बन गया ये अपने पास अल्कोहल इज फॉर्म्ड। NaSH इज सोडियम मरकैप्टाइड। तो सोडियम मरकैप्टाइड लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास RCH2SH प्लस NaX, थायो अल्कोहल इज फॉर्म्ड। सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें इसे, सिल्वर सोल्ट यही अपने पास, तो ये क्या बन जाएगा RC≡O CH2R प्लस AgX क्या हो जाएगा इसमें बाहर हो जाएगा, मीन्स फाइनली एस्टर विल बी फॉर्म्ड। ये RCH2X, इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा RCH2Cl प्लस KX बाहर हो जाएगा, एल्काइल साइनाइड विल बी फॉर्म्ड। अगर इसकी AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो इसमें क्या बन जाएगा RCH2NC प्लस AgX बाहर हो जाएगा। देखो ये जो अपने पास यहाँ पे Cn माइनस जो है, Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके ऊपर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो, 2 इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। तो देखो इसमें ऊपर जो K और Cn है, K और Cn के बीच में बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, तो वो टूट जाएगा K प्लस प्लस Cn माइनस में, तो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया अपने पास Cn माइनस। अब Ag और Cn के बीच में बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड इज पार्शियली कोवेलेंट, पार्शियली कोवेलेंट है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा उससे पहले ये जो लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो लोन पेयर जब अटैक करेगी तो किसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, N के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा साइनाइड विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड, तो इसके साथ क्या बन जाएगा RCH2ON डबल बॉन्ड O प्लस KX, एल्काइल O नाइट्राइड बन जाएगा। इसी तरीके से AgNO2, तो ये भी यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे O अटैक कर रहा है इसके ऊपर, O इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे N, Ag और N के बीच में बॉन्ड पार्शियली कोवेलेंट है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा उससे पहले इसकी लोन पेयर अटैक कर देगी। तो नाइट्रो एल्केन RCH2NO2 प्लस AgX सेपरेट आउट हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन विल बी फॉर्म्ड। एल्काइल O नाइट्राइड। उसके बाद अगर Ag2S के साथ रिएक्शन करा दें सिल्वर सल्फाइड के साथ, तो Ag2S के साथ ये क्या बन जाएगा RCH2O CH2R प्लस 2 मोल्स ऑफ AgX बाहर हो जाएगा, मींस क्या बन गया इसके अंदर ईथर इज फॉर्म्ड। अगर NaOR के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOR क्या है अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड, ये R यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड ले लें तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास RCH2OR प्लस NaX बाहर हो जाएगा, ये भी क्या बन गया अपने पास ईथर। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन्स। देखो NaOR स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम एल्कोक्साइड ये एल्कोहलिक KOH और NaOH की फॉर्म में है,
तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी हुई तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस क्या करवा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स एंड मेजर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एल्कीन. सो दिस R is restricted over here. This R should be primary only. If this R is secondary or tertiary, then elimination reaction occurs and alkene will be formed as a major product. Ether बनेगा लेकिन उसमें less quantity के अंदर बनेगा. So if it is secondary or tertiary, then elimination reaction occurs to form alkene. alkene बन जाएगा उसमें. Next example is R. Reaction with ammonia. देखो RX अगर 1 मोल लिया है प्लस NH3 एक्सेस में लिया है तो इसमें फाइनली बन जाएगा RNH2 प्लस HX बाहर हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द फॉर्म, व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, प्राइमरी अमीन. अब अगर इसमें ऐसे है RX एक्सिस में प्लस अमोनिया का 1 मोल लिया है तो इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा और ये क्या बन जाएगा, RNH2 माइनस HX होगा. अब ये एक्सेस में तो फर्दर रिएक्ट करेगा इसके साथ RX और माइनस HX हो जाएगा. ये बन जाएगा, ये प्राइमरी अमीन है R2NH. सेकेंडरी अमीन विल बी फॉर्म. ये फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगा माइनस HX R3N. टर्सरी अमीन इज फॉर्म्ड. अब टर्सरी अमीन के पास एक लोन पेयर है, एक फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स R4N पॉजिटिव X नेगेटिव. क्वाटरनरी ammonium salts. Quaternary ammonium salts are formed. These are generally used as surfactants that we will discuss in amines later on. So these are the common examples which involve the formation of amines and quaternary ammonium salts. So these are the examples of SN2 reactions. Now SN1 reaction, substitution, nucleophilic inversion reactions, that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.